हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर पढ़ें कैसे, हैंड रिटन नोट से पढ़ें, क्रक से पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, पढ़ें कैसे। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ना पहले ही ले लेना चाहिए, बाद में फिर हमें बात करनी चाहिए, राइट। मुझे लग रहा है सबके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी यही पूछ रहे हैं, सर पढ़ें कैसे, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, मटेरियल से पढ़ें, हैंड रिटन नोट से पढ़ें। और हो सकता है कुछ कॉलेज के भी आपके पास नोट्स हो सकता है आपका फ्रेंड कहीं और से कोचिंग ले रहा हो, उसके भी नोट्स आपने ले लिए हो। तो पढ़ें कैसे, राइट। आई थिंक मुझे लगता है इसी से अब स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं डुक्की भी है, मनी नहीं करता है। ओके, इतने बड़े होते हैं, अच्छा चलो ठीक है। चलो मैं आपको इजी कर देता हूँ, हाथ में पेन और पेपर ले लीजिएगा प्लीज, इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं समझ गया हूँ आपकी क्वेरीज, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, दिस इज वेरी बेसिक, इसीलिए ये सेशन रखा गया है, ठीक है, कि आपको पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हाथ में आई होप कि पेन और पेपर और पॉइंटर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी सबको मिलेगी, इन केस किसी का बीच में कनेक्शन आपकी तरफ से चले जाता है एंड सो ऑन, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सबको मिलेगी, ठीक है। लाइव अगर आप अटेंड करते हैं तो आप अपने सवाल भी पूछ पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं जो सबसे लास्ट डिस्कस कर रहा था वो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, सर पढ़ें कैसे, नोट्स को यूज कैसे करें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मैं अब आपको जो चीजें बता रहा हूं ये अपने एक्सपीरियंस से चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आप इससे सेटिस्फाई हो सकता है आपको लगे कि सर दिस इज नॉट राइट, ठीक है। इट इज लाइक कि हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको चीजें क्लियर हो। मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए अगर वो सब्जेक्ट कोडिफाइड है, कोडिफाइड का मतलब उसका बेयर एक्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी सबसे पहले बेयर एक्ट। बिना बेयर एक्ट के तो आप भूल जाइए आप उस सब्जेक्ट को कर पाएंगे। यहां पे मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा, जब आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं, वहां पे मान लीजिए लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन एविडेंस एक्ट या इंडियन पीनल कोड या कोई भी सब्जेक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, की भाई ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में। आपने कभी सोचा उसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए वहां पर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस है कि आपके एग्जाम में आईपीसी का बेयर एक्ट पूछा जाए। बेयर एक्ट इज बेसिकली योर सिलेबस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, ठीक है। डन। तो पहली चीज तो हो गई आपकी बेयर एक्ट, ठीक है। जो और आपको क्लास में भी आपने देखा ही होगा कि बेयर एक्ट से ही आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अब एक सवाल और भी यूजुअली इसमें आ जाता है, ठीक है, कि सर बेयर एक्ट कौन सा लें? तो देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस है, ठीक है। इसमें अगेन मैं किसी उसको एंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपको जो लगता है, आप जिसमें कम से कम मिस्टेक्स हो, वो आप रेफर कर सकते हैं। जिनको लगता है सर हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है, सबसे सेफ ऑप्शन यूजुअली, क्योंकि मैं उसका यूज करता हूँ, या ज्यादातर जो मेरे आसपास मैंने चीजों लोगों को देखा तो वो यूनिवर्सल का यूज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर यूनिवर्सल में गलतियां नहीं हो सकती हैं या किसी और में नहीं हो सकता, तो यूजुअली आई प्रेफर यूनिवर्सल का बेयर एक्ट, ठीक है। आपका आपके पास ऑलरेडी कोई और है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आजकल एक और नया ट्रेंड चल गया, अलग अलग पब्लिकेशंस ने जो है ना नो बेयर एक्ट में ही एक्सप्लेनेशंस भी देनी स्टार्ट कर दी है। पता नहीं आप में से किसी को पता होगा या नहीं पता होगा। अब मैं कोशिश करूंगा आपको सुनते सुनते ही सारी क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएं। सर सुनो ध्यान से, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, जैसे बेयर एक्ट बोला है तो वो लिख लो। तो मेरा अपना पर्सनल टेक ये है कि आपको बेयर एक्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको मिसलीड कर सकता है। रीजन बीइंग, बेयर एक्ट क्या होता है? द बेयर टेक्स्ट, जो लॉ बना है, अगर आप बेयर एक्ट में ही चीजों को एड ऑन कर देते हो तो बेसिकली वो तो फिर टेक्स्ट बुक ही बन गया, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है, मैं अगर एज अ स्टूडेंट सोचता हूं मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मेरी प्रेफरेंस रहती है मुझे चाहिए सिर्फ बेयर एक्ट। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगी, आई कैन इजीली रेफर गो ऑन फॉर नोट्स या फिर आपके टेक्स्ट बुक, ठीक है जी। तो पहला तो हो गया बेयर एक्ट, ये आपका सबसे, ये आपके लिए मैं बता दूं कैसे आपको समझाऊं। आपकी बाइबल, गीता, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए जो होता है ना, सोना इसके साथ है, खाना इसके साथ है, पीना इसके साथ है। एग्जाम में सवाल यहीं से आए, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज क्या चाहिए होगी सर। सेकंड, सेकंड आपको चाहिएगी एक टेक्स्ट बुक। हाँ जी, सुन लीजिए ध्यान से, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक
दूसरी टेक्स्ट बुक मत लीजिएगा, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जैसे अवतार सिंह की हो गई, केलकर हो गई, तकवानी। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का मेरा कहने का मतलब है कि वो दुखी ना हो। अब ये भी सुन लीजिए, बेयर एक्ट को आप पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड ऑलमोस्ट, ज्यादातर, ठीक है। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं तो मेरे हिसाब से उसका सिर्फ रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस का मतलब, अब देखो, पढ़ने और रेफरेंस में डिफरेंस होता है क्या। पढ़ना होता है आपने पहली लाइन से शुरू किया, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो और पढ़ के बुक खत्म कर दी, ठीक है, डन। और टेक्स्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि अच्छा मैं ये सेक्शन पे नोट्स बना रहा हूं और मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है, इस पे और कौन से केस लॉज हो सकते हैं या इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं या एसेंशियल्स की एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। तो इनको देखने के लिए मैंने बुक को रेफर कर लिया। तो आपको एक टेक्स्ट बुक सिर्फ रेफर करनी होती है और एक ही करनी होती है, ठीक है जी। अब सुन लीजिए तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, जिसमें आपका पीटी भी आ गया फॉर एमसीक्यू, प्लस आपके मेंस के भी क्वेश्चंस आ गए। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट चल रहा है अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपको देखना है एविडेंस पे क्वेश्चंस कौन कौन से बने हुए हैं पहले पिछले 5 साल में, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी। क्लियर है। तो ये आपका तीसरी चीज हो गई पीवाई की। अब आ जाओ चौथी चीज, लास्ट आपकी रहेगी आपकी नोट्स मेकिंग की बुक, जो भी आप अपनी कॉपी में नोट्स मेकिंग करोगे, चौथी चीज। अब सवाल आता है सर उस नोट्स मेकिंग को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है जी, डन। नोट्स मेकिंग कैसे बनेगी एंड सो ऑन, सुन लीजिए उसके बारे में भी। नोट्स मेकिंग बनाते हुए आप देखिए, अब ये अगेन मेरी प्रेफरेंस है कि आप अगर अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में ज्यादातर आप देखते हो, मतलब यूजुअली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से भी मांग लेते हैं, यार अपने ही नोट्स दे दे, तुमने तो बना ही लिया, मैं उसी से पढ़ लूंगा। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो, अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो तो आप उसमें कर लो, ठीक है, डन। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं होती है। मैं नहीं, मैं यूजुअली किसी और की हैंडराइटिंग में नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ूंगा उनकी हैंडराइटिंग में, तो मैं अपने नोट्स बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब ये मेरी, आप कह सकते हो प्रॉब्लम भी कह सकते हो या कुछ और कह सकते हो। अब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपको इश्यू होता है दूसरे की हैंडराइटिंग में नोट्स पढ़ते हुए या नहीं। ठीक है, आई थिंक कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को होता है, जो मैंने भी नोटिस किया है, ठीक है। तो आप पहली चीज तो ये कि अपनी हैंडराइटिंग में बनाएंगे। अपनी हैंडराइटिंग में ना एक फर्क और भी होता है, आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा होती है, नोटिस किया है कभी। आपकी हैंडराइटिंग चाहे कितनी ही खराब हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा होगी कंपैरेटिवली जो आप अपने फ्रेंड्स की रीडिंग नोट्स में रीडिंग कर रहे होगे, क्योंकि बट ऑब्वियस है वो चीजें आपने लिखी हैं। तो पहली चीज तो अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने हैं। अब बनाते हुए नोट्स बनाते कैसे हैं, उसके लिए रेफर क्या क्या करना होता है, ठीक है। जब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी आपका हम्म, अभी आपका जैसे बीएनएसएस चल रहा है, ठीक है, द न्यू सीआरपीसी सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। उसमें कोई टॉपिक बताओ जो आपने अभी अभी किया हो, मैं उसी का एग्जांपल बना के दे दूंगा। एक टॉपिक बताओ उसमें, कौन सा चल रहा है अभी, क्या पढ़ रहे हो उसमें, टॉपिक क्या पढ़ रहे हो। मैं फिर इनहेरेंट पावर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिएगा। अब आपका एक टॉपिक, और ये आप किसी भी उसमें लगा सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सीआरपीसी के नोट्स में ही ऐसे बनेंगे, वो नोट्स आपके सभी के ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब लिखने का टाइम है, ठीक है। अब सर मुझे इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट पे जो है वो मेरा टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये कैसे, मुझे कैसे पता लगा सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैसे नहीं पता लगा। क्योंकि जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट लिखवाया था ना, पीवाई क्यूज, अगर आपने पीवाई क्यू सॉल्व कर लिए तो आपको पता लग जाएगा। पीटी में भी 482 से, मतलब अब पहले सीआरपीसी में 482 सेक्शन था, अब आपका सेक्शन चेंज हो गया होगा। तो उस सेक्शन का पीटी में भी सवाल आते हैं, उस सेक्शन से मेंस में भी सवाल आते हैं, एंड सो, मतलब आते ही आते हैं, ठीक है जी, हो गया, सवाल आते ही आते हैं। तो अब मैं इसके नोट्स कैसे बनाऊंगा किसी भी टॉपिक के। किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक का मीनिंग लिखो। मीनिंग इन द सेंस कि इनहेरेंट पावर का मतलब क्या होता है।
इनहेरेंट पावर, पावर का तो मतलब मैं समझ गया कि कोई ताकत की बात हो रही है। इनहेरेंट पावर का क्या मतलब होता है? ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि इनहेरेंट का मतलब क्या होता है। मतलब ये चलती हुई आ रही है। सीआरपीसी बाद में आया था, ये पावर पहले से थी। ठीक है। तो वो इनहेरेंट टर्म को आपको एक्सप्लेन करना होगा। मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, पहले उसका मीनिंग वहां पे लिखो। मीनिंग के साथ साथ वहीं पे उसका सेक्शन नंबर, जैसे 482। अब बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे कि 482 में तो चलो इनहेरेंट पावर हो गया, मेरा सेकंड पॉइंट सेक्शन हो गया यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि सर कुछ टॉपिक्स में कुछ इंटररिलेटेड सेक्शंस भी होते हैं। जैसे अगर आप अरेस्ट पढ़ोगे तो उसमें एक सेक्शन नहीं आएगा, उसमें सेक्शन 40 से लेके 60A तक। मैं सीआरपीसी क्योंकि पढ़ा हुआ है, तो मैं उसके सेक्शन इसलिए रेफर कर रहा हूँ, आप अपने नए वाले बैरक में देख लीजिएगा। तो उसमें फिर सेक्शन 40 से 60A आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको देखना होगा इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन नंबर्स होते हैं। तो पहले मैंने मतलब जान लिया, फिर मैंने सेक्शन नंबर जान लिया। उसके बाद मैं जाऊंगा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसेंशियल्स पे। अब सर ये इसेंशियल्स क्या होता है? ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अपनी लाइफ अगर इजी करनी है, लॉ को समझना है, दिमाग में घुसाना है, रात को 12 बजे उठा के कोई पूछ ले कोई टॉपिक, तो वो कैसे याद आता है अगर आपको इसेंशियल्स याद है। सर इसेंशियल्स कैसे याद होते हैं, इसेंशियल्स कैसे बनते हैं? पहले तो बनाने पड़ेंगे, याद तो बाद में करोगे। जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई मुझसे पूछे 482 के इसेंशियल्स, तो मुझे चार ही इसेंशियल्स याद आते हैं। आप इसेंशियल्स भी कह सकते हो, इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हो, मतलब कुछ भी नाम उसको कुछ भी दे सकते हो, बट कॉन्सेप्ट वही है। तो मेरे दिमाग में चार ही चीजें आती हैं। पहली ये कि सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, तो ये पहला इसेंशियल होगा। और बाकी तीन पॉइंट कि किन सिचुएशंस में वो इनहेरेंट पावर यूज होती है, किन सिचुएशंस में वो इनहेरेंट पावर यूज होती है। वो तीन सिचुएशंस हैं। तो वो तीन सिचुएशंस अगर आप लिख दोगे, एक मैंने आपको बता दिया, तो इन शॉर्ट अगर उसमें चार एसेंशियल्स आपने निकाल लिए, तो मुझे बताओ कोई और सवाल उसमें बन सकता है? जब उसकी बेयर एक्ट रीडिंग करोगे ना, आपने मान लो मैंने एक उस सेक्शन से चार एसेंशियल्स निकाल दिए, तो आपको कैसे पता लगेगा क्या और एसेंशियल हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं? फिर आप सेक्शन को रीड आउट करोगे और कहोगे यार इसमें कुछ बचा है जो मैंने अपने एसेंशियल्स में नहीं लिखा है। अगर कुछ बचा है तो मतलब एसेंशियल्स इनकम्प्लीट है, और कुछ नहीं बचा है इसका मतलब आपके एसेंशियल्स कंप्लीट हो। अब आप मुझे बताओ, इन चार एसेंशियल्स के अलावा 482 में कोई और नई बात लिखी हुई है, कुछ और चीजें लिखी हुई हैं? आंसर इज नो। तो इस तरीके से आप पहले मीनिंग, फिर सेक्शन, फिर इसेंशियल्स, और उसके साथ साथ अब इसेंशियल्स अगर आप एमसीक्यू के लिए नोट्स मेरे हिसाब से, तो अब ये भी एक सवाल आता है सर, पीटी के लिए अलग नोट्स बनाए, मेंस के लिए अलग बनाए। मैं तो ये कहता हूं एक ही नोट्स बनाओ अच्छे से। तो इसेंशियल्स के साथ साथ उसी की एक्सप्लेनेशन। अब वो एक्सप्लेनेशन में आपकी इलस्ट्रेशंस भी आ जाएंगी, केस लॉज भी आ जाएगी। उन एसेंशियल्स का मतलब क्या है? जैसे उसमें से एक एसेंशियल बनेगा कि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस नहीं, सॉरी टर्म होगी वहां पे, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस आप जो है इसे यूज कर सकते हो। तो अब एक सवाल और आता है, सर एंड ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसी पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे एक्सप्लेनेशन में। समझ में आया? इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया? डन। अब सुनो एक और बात, एक्सप्लेन करते हुए कोशिश करो इलस्ट्रेशंस को यूज करो, कोशिश करो केस लॉस को यूज करो एंड सो ऑन। उससे आपका आंसर और कंप्लीट होगा। अब इसके अलावा इसमें क्या और सवाल बन सकता है? ये एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसी को कहते हैं लॉ पढ़ने में जो मजा आता है। चौथा, अब मैं चौथा पॉइंट बोल रहा हूं, मीनिंग, सेक्शन, एसेंशियल्स, एक्सप्लेनेशन। चार बोल चुका हूं, पांचवा पॉइंट बोल रहा हूं। पांचवा पॉइंट सुनिएगा, नोट्स मेकिंग में क्या होना चाहिए। सर 482 में पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह रहा हूं, मान लीजिए आपकी कोई सेशन कोर्ट है या सीजीएम की कोर्ट है या मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, क्या उनके पास नहीं होती है इनहेरेंट पावर? ये अपने आप में एक सवाल बनता है। और जब अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, पूरे फोकस से पढ़ रहे हो, तो आना भी चाहिए दिमाग में कि भाई इन्होंने हाई कोर्ट को ही दे दी सिर्फ। ठीक है, इन्होंने हाई कोर्ट को दे दी, लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट को क्यों दी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
ये अपने आप में एक सवाल है। तो क्या ये मेरे नोट्स मेकिंग में होना चाहिए? अब देखो, ये जो मैंने फिफ्थ पॉइंट बताया ना, ये आपको थोड़े से एक्सपीरियंस से आएगा, प्लस आप जब पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आप डेवलप कर सकते हो। ये टाइम के साथ डेवलप होगा, ऐसे नहीं है कि भाई चुटकी बजाई और सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके। और इस प्रोसेस में हो सकता है आपके बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ जाए, जिनका बिल्कुल ही आप ट्रैक से निकल जाओ। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेंटर का भी रोल आ जाता है। ठीक है, कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। लेकिन एक बार आप ये टेक्निक सीख गए ना, तो बहुत बढ़िया नोट्स मेकिंग करोगे, खुद ब खुद करोगे। इसीलिए मैंने कहा नोट्स मेकिंग से पहले पीवाईक्यूज पे गो थ्रू कर लेना। ठीक है, मेरा फोर्थ पॉइंट था नोट मेकिंग, थर्ड पॉइंट मेरा पीवाईक्यूज था। और वो इसी वजह से था, क्योंकि पीवाईक्यूज जब आप देख लोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में ही मैं यहां पर ऐड कर देता हूं इलस्ट्रेशंस और केस लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। और उसके बाद आपके जो भी एडिशनल क्वेश्चंस हो गए इससे रिलेटेड। ठीक है जी। इस तरीके से आपके नोट्स मेकिंग बनते हैं। अब मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको नोट्स मेकिंग में बताया अपनी हैंडराइटिंग में करो। दूसरा मैंने बताया जो भी टॉपिक के नोट्स बना रहे हो उसका मतलब पता होना चाहिए। इवन मीनिंग के साथ साथ आप एक चीज और ऐड कर लो, मीनिंग के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी अगर कर लो तो और ज्यादा अच्छी बात है, कि ऐसा है क्यों, ये प्रोविजन है क्यों। ठीक है, और इंटरेस्टिंग आपका नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपके जितने भी सेक्शन नंबर्स हैं वो सारे के सारे आप इंक्लूड करोगे। सेक्शन नंबर के बाद अब उस सेक्शन के जितने भी इजेंशियल्स हैं उस इजेंशियल्स की एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन में आपकी इलस्ट्रेशंस और केस लॉज आएंगे। और फिर आपके एडिशनल क्वेश्चंस जो कि उसी सेक्शन से बन सकते हैं, चाहे वो पीटी में हो चाहे वो आपके मेंस में। इस तरीके से आपकी नोट्स मेकिंग होती। हाँ जी, हाँ जी, क्लास के बाद ही। देखो, बाद बाद भी बना सकते हो, पहले भी। अभी ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि बिल्कुल एजुकेटर जब आपको एक एक चीजें स्पून फीड करेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप सारे ऑलरेडी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, डन। एडिशनल क्वेश्चंस बोला है लास्ट में अनामिका, एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नोट्स मेकिंग होती है। ठीक है, अब ये नोट्स मेकिंग करते हुए अब सुन लो ध्यान से, किस किस की हेल्प लोगे, किस किस की हेल्प लगती है नोट्स मेकिंग करते हुए। नोट्स मेकिंग करते हुए सबसे ज्यादा आप हेल्प लोगे बेयर एक्ट से, फिर लोगे टेक्स्ट बुक से, फिर लोगे पीवाईक्यू से, फिर लोगे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल से, इसके अलावा हैंड रिटन नोट से, और फिर आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, ध्यान से सुन लो, मैं आराम से बोलूंगा, इस बार लिख लेना हाथ में। मैंने पहले ही कहा था पेन और पेपर हो। पहले मैं आपको बताऊंगा नोट्स मेकिंग में क्या क्या चीजें होंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें उसको बनाते हुए रेफर करनी है। ठीक है, डन। चलिए, पहला, सबसे पहला, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट। दूसरा, सेक्शन नंबर, और सेक्शन नंबर लिखो एंड रिलेटेड सेक्शन नंबर्स, सेक्शन नंबर एंड रिलेटेड सेक्शन नंबर्स, जो भी उससे रिलेटेड सेक्शंस हो। ठीक है? उसके बाद आपके एसेंशियल्स, और एसेंशियल्स को आप एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉस। और फिर उस टॉपिक से जो भी आपने कॉन्सेप्ट किया है उससे एडिशनल क्वेश्चंस कैसे कितने कितने बनते हैं। अब ये एडिशनल क्वेश्चंस आपको पता लग जाएगा पीवाईक्यूज देख के। ठीक है, अब ये तो हो गई नोट्स मेकिंग। अब इस नोट्स मेकिंग को बनाओगे कैसे? अब आपको कैसे पता लगेगा सर मीनिंग क्या हुआ? तो क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं। आप बेयर एक्ट यूज करोगे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। बेयर एक्ट, अब मतलब किस किन चीजों की आप को जो है हेल्प लोगे, सुनिएगा। सबसे पहले बेयर एक्ट, एक टेक्स्ट बुक को रेफर करोगे, पीवाईक्यूज को रेफर करोगे,
तीन चीजें हो गई, बेयर एक्ट, टेक्स्ट बुक, पीवाईक्यूज। इसके अलावा जो आपको नोट्स मिलते हैं वो आप रेफर करोगे, ठीक है, और आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं वो रेफर करोगे। दीज फाइव थिंग्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द रेफरेंस पर्पस, ठीक है। इस तरीके से आपकी नोट्स मेकिंग होती है, ठीक है जी। आई होप आई हैव आंसर्ड एवरीवन in relation to all I hope I've answered all the questions in relation to your notes making. अभी भी कोई माइंड में डाउट है पूछ लो फटाफट।